नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जेल और कैदियों से जुड़े कानून की बात करेंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के नियम, कायदे, कानून कैदियों और जेल कर्मियों से संबंध रखते हैं। कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानून से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। अधिनियम जेल के अधिकारियों के कर्तव्यों को बताता है, कैदियों के रोजगार से संबंधित जानकारी देता है। जेल अधिनियम 1894 कैदियों के सुधार और पुनर्वास की बजाय जेल के सुचारू कामकाज से अधिक संबंधित है। मॉडल प्रिजनर्स मैनुअल के तहत किसी अपराध के सजा पाए जाते हैं और कैदियों की अपेक्षा अंडर ट्रायल कैदियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह, परिजनों को खत लिखने और सुविधा मुलाकात करने की इजाजत, रोजगार और कई बार अंडर ट्रायल कैदी को मीडिया से बातचीत करने की भी इजाजत दे दी जाती है। ये तो थी जेल और कैदियों से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ है कानूनी विशेषज्ञ प्रज्ञा परिजात सिंह। आप कारागार और कैदी से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612797। इसके अलावा 0120612798। इन नंबर्स पर कॉल करके ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, कैदियों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी। तो कैदियों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रज्ञा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैदियों को जो मुफ्त में कानूनी सलाह की बात हम करते हैं वो क्या सुविधाएं दी जाती हैं, यानी कि उसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं आती हैं? धन्यवाद पूजा जी। देखिए, हमें सबसे पहले जरूरी है कि जेल बाहर की दुनिया से अलग है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखें कि सारी सुविधाएं मिलेंगी या मुहैया कराई जाएंगी, ऐसा नहीं है। जेल के कायदे कानून बिल्कुल ही अलग होते हैं जो कि बाहर की दुनिया से पाए जाते हैं। तो समय समय से ओवरहॉलिंग हुई है अलग अलग कानून में। फिलहाल 2016 में एक मॉडल प्रिजन मैनुअल आया था जिसके हिसाब से कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जो गवर्न करेगा कि जेल के अंदर किस तरीके का माहौल होना चाहिए, किस तरीके का खाना मुहैया कराया जाना चाहिए, क्या पहना जाएगा, क्या खाया जाएगा। तो एक बेहद ही डिस्क्रिप्टिव ये मैनुअल है और इसको बहुत ही जल्द अपनाया जाएगा। तो पुराना जो कोर्ट मैनुअल आया था 2003 में, उसको चेंज करके न्यू मॉडल प्रिजन मैनुअल आया है जिसको फॉलो किया जाता है। अब अगर हम इसमें बात करेंगे किस किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम इसमें ये जान सकते हैं कि इसके हिसाब से स्पेसिफिक खाने की डाइट मेंशन की गई है कि प्रिजनर्स को किस तरीके का खाना मिलना चाहिए, वो क्या पहनेंगे, वो क्या ओढ़ेंगे, यदि उनकी तबीयत खराब है तो वो किस तरीके से जो है अपने चिकित्सा, मुफ्त चिकित्सा करा सकते हैं। यदि उन्हें किसी भी तरीके की कानूनी सहायता की जरूरत है तो ऐसे में क्या प्रोसेस है, कौन लोकल एनजीओ वहां पे इन्वॉल्व है, जेल की अथॉरिटीज क्या करेंगी, किस तरीके से उन्हें मदद प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही उसमें ये भी मेंशन है कि यदि कोई महिला आती है जेल में, जो जेल कारागार में रह रही है और उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी है जो 6 साल से कम उम्र का है, तो उसको भी एक सुविधा मुहैया कराई गई है कि वो अपनी माँ के साथ जेल में रह सकता है। और उनके लिए भी प्लेग्राउंड बने हुए हैं और उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। न सिर्फ ये, बल्कि ऐसे प्रिजनर्स जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं या ऐसे इनमेट जो अभी भी लालसा रखते हैं या इच्छुक हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए वहां पे लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। और इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेशंस भी रखी गई हैं कि यदि 18 से 21 साल की उम्र के बीच के जो कैदी होते हैं उनको तो किसी भी हाल में अवश्य एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज हैं जो इस मॉडल प्रिजन मैनुअल में दी गई है। ठीक है, ये तो रही कि क्या जो है सुविधाएं रहती हैं उनके लिए। अब अगर हम बात करें मॉडल जेल मैनुअल की, तो उसके मुताबिक कैदियों को किस तरह की खाने पीने, रहने की सुविधा दी जाती है? जी, देखिए,
जो मॉडल प्रिजन मैनुअल आया है नया वाला, जी। उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी है। पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये जो जेल है या प्रिजन होता है वो किसी भी जो है स्टेट की अंडर में आता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट डिवाइडेड है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो ये जो विषय है जेल का, ये स्टेट की अथॉरिटी इनके पास है। इसलिए यदि अगर हम कहें कि क्या कोई एक यूनिफॉर्म तरीके से इस चीज का एक मानक है जिसको अक्रॉस द इंडिया फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं है। एक डेफिनेटली मॉडल प्रिजन मैनुअल आया है जहां पे बेसिक एक्सपेक्टेशंस है जो एक्सपेक्ट किए जाती हैं सारे स्टेट से कि वो उसे एडियर करेंगे, लेकिन हर स्टेट अपना अपना, हर राज्य अपना अपना कानून बना सकता है प्रिजन को लेकर। अब जैसे रही बात उत्तर प्रदेश की, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई कैदी जो जेल में रह रहा है, उसको आदत है दाल चावल रोटी सब्जी खाने की। अगर यही हम बात करें तमिलनाडु के किसी जेल की, वहाँ के प्रिजनर्स को हो सकता है लोकल डाइट पसंद हो और वो वहाँ पे खाते हों इडली डोसा या उनका जो भी लोकल खाना है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं कि बेसिक डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। इसको मानक बनाने के लिए एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो एक संस्था है जो प्रिस्क्राइब करती है कि खाने की डाइट क्या होनी चाहिए, कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए। कुछ स्पेशल प्रावधान भी बनाए गए हैं कि यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन फेज में है या कोई छोटा बच्चा है, तो उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो इसमें इनको बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप खाने में सीरियल्स इंक्लूड करिए, दाल होना चाहिए, फाइब्रस खाना होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रावधान मॉडल प्रिजन मैनुअल में है और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न राज्यों में जो उनके लोकल खान पान की जो प्रेवलेंट नॉर्म्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है। अब अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करें प्रज्ञा जी, तो कैदियों को किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, किस तरह के मेडिकल अधिकार हैं उनके पास? देखिए, एक मेडिकल ऑफिसर सदैव रहता है जेल में। चूंकि मैं जेल नंबर 6 तिहाड़ में काम कर चुकी हूँ, जो एक महिला कारागार है, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ऑल द टाइम विच इज 24/7 राउंड द क्लॉक यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं। महिला कारागार है तो वहाँ पे महिला ऑफिसर होगी। अगर मेल जेल है या पुरुषों का कारागार है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरुषों का और महिलाओं का जेल अलग अलग होता है। तो वहाँ पे अपने जेंडर के हिसाब से वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। तो और ये राउंड द क्लॉक वहाँ पे रहते हैं। न सिर्फ ये बट इनका नर्सिंग स्टाफ भी रहता है। तो एक परमानेंट मेडिकल एग्जामिनेशन रूम वहाँ पे प्रिजन में बनाया गया है। और यदि हम बात करें कि किस तरीके के राइट्स अवेलेबल हैं प्रिजनर्स को, यदि वो उनकी तबीयत खराब होती है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है कि ऐसा भी नहीं है कि आप चिट्ठी पत्री में व्यस्त हो जाएंगे या आपको जो है किसी बड़े ऑफिशियल के पास जाके अपना कंसर्न दिखाना पड़ेगा। आप सीधे जा सकते हैं उस मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में और वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप उन्हें अपनी परेशानी का सबब बता सकते हैं। यदि कोई आपकी परेशानी या मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो इमीडिएटली वहाँ का मेडिकल ऑफिसर तलब करेगा बाहर और वो अपने सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेके एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर प्रोवाइड कराएगा। न सिर्फ ये बोर्डिंग लॉजिंग की भी सुविधा जेल के अंदर ही अवेलेबल है। वहाँ पे आप समझिए एक हॉस्पिटल जो बेसिकली जेल के अंदर है। यदि कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है कि मान लीजिए बहुत अच्छे वेंटिलेटर सिस्टम या जो प्रॉपर टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, यदि वो जेल में नहीं है और ऐसी सिचुएशन आ रही है किसी प्रिजनर के साथ कि उसकी तबीयत अत्यंत खराब है, तो ऐसे में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परमिशन दे सकता है मेडिकल ऑफिसर की बनाई हुई रिपोर्ट के द्वारा कि इनको हम जेल के बाहर ले जाएं और इनको हम हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब जेल में प्रवेश करने वाले दोषियों की हमेशा जो है मेडिकल जांच पूरी तरीके से की जाती है। इस प्रक्रिया के बारे में भी बताइए, मेडिकल जांच उनकी किस तरह से होती है और क्या कुछ उसके अंदर पाया जाता है? देखिए, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है और 2 तरीके से कस्टडी होती है, एक जुडिशियल कस्टडी होती है और एक पुलिस कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस ने आपको जेल के अंदर रखा हुआ और अभी भी उन्होंने आपको जेल में, तो पुलिस का जो थाना है, पुलिस स्टेशन, उसके अंदर भी एक कारागार होता है और बाकी तो हर राज्य में एक उनका कारागार है ही। तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि कोर्ट के ऑर्डर द्वारा पुलिस इस इंसान को जेल भेजेगी। अब एक प्रोसेस है, जैसे ही ये प्रिजनर जेल जाते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो होता है वो ये होता है कि वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अलग अलग जजमेंट ने कहा गया है कि एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए जिससे बिफोर और आफ्टर की सिचुएशन किसी भी प्रिजनर की
एकदम रिकॉर्डेड हो, और ताकि कभी भी आगे कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, क्योंकि कस्टोडियल वायलेंस के केसेस हमारे देश में बहुत रहे हैं, और जब से डीके बसु की गाइडलाइन आई थी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तब से क्लियर कर दिया गया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेडिकल कंडीशन है किसी भी प्रिजनर की, उसको जरूर से रिकॉर्ड किया जाए। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक डिटेल्ड फॉर्म होता है जो मेडिकल ऑफिसर ऐसे में प्रिजनर को बुला के उनका निरीक्षण करता है, उनके वाइटल्स चेक करता है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, जेंडर क्या है, थर्ड जेंडर है कि नहीं है, कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट स्पेशल, कोई प्रीवियस एलर्जी का केस। पहले खुद से पूछा जाता है कि क्या कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप खुद देंगे। बहुत सारे कैदी सहज होते हैं, बहुत सारे कैदी सहज नहीं होते हैं। ऐसे में फिर उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ, यानी कि उनसे पूछ के उनका निरीक्षण, उनका टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किस तरीके का होता है? इसमें ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस का टेस्ट किया जाता है, HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं उनका टेस्ट किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बिना बताए हुए किसी भी प्रिजनर को जो है उनका टेस्ट कर लिया जाएगा। तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम की चीज है, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जब ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, उसके बाद इसको रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। और न सिर्फ ये, बल्कि हर एक महीने में हर प्रिजनर का एक बार ओवरऑल पूरा जांच होती है, जिसमें पहले ये होता था कि सिर्फ मेडिकल फिजिकल एनालिसिस होता था। अब इमोशनल वेलबींग या साइकोलॉजिकल क्या स्टेट है किसी प्रिजनर का, इस चीज के लिए भी बहुत ध्यान रखा जाता है। तो टाइम टू टाइम वहाँ पे काउंसलर्स आते हैं जो साइकोथेरेपी के थ्रू जानते हैं कि इनका मेंटल वेलबींग कैसा है। ठीक है प्रज्ञा जी, और भी सवालों के बारे में आपसे जानेंगे और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं कैदियों को। प्रज्ञा जी, अब अगर हम कोविड काल की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो हालात चल रहे हैं कोविड काल के, उस दौरान अगर हम कैदियों की बात करें तो कैदियों को किस तरह की सुविधाएं मिली हैं, उन्हें रिहा करने में किन बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, कोविड बेहद ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी महामारी आ जाएगी। ऐसे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद से, जैसे कि सो मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं, ये जरूरी समझा कि कहीं ना कहीं भारत के जो जेल या प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं। वहां पे यदि प्रिस्क्राइब्ड है कि एक कमरे के अंदर 4 से 6 लोग होने चाहिए, वहां एक रूम में ऑन एन एवरेज भारत में 35 से 40 लोग होते हैं। 35 से 40 कैदी एक छोटे से रूम के अंदर होते हैं। तो ऐसी ओवर क्राउडिंग की स्थिति में एक ऐसी बीमारी जो कि मानव काल को खाए जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज का सो मोटो कॉग्निजेंस लेके एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई, और उन्होंने कहा कि देखिए, जेल को डीक्लॉक करने का समय आ गया है। ये बेहद जरूरी है कि अभी यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी लोग हैं जिनकी स्थिति ऐसी है, जिनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनको हटाया जा सकता है यहाँ से, उन्हें डेफिनेटली बेल पे रिहा करना चाहिए। तो ये जो हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी थी, उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों के जो जेल हैं वहां से मिलके इवेंचुअली एक गाइडलाइन डिसाइड की, और इसी समय आप पाएंगे कि कोविड के समय सबसे ज्यादा प्रिजनर्स को बेल पे रिलीज किया गया था। अब बेल पे रिलीज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो पर्सनल बॉन्ड आपको देना पड़ता है, या कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो किया जाएगा। तो कोविड के टाइम अगर हम जो है स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा लोगों को उसी समय रिलीज किया गया था। रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जेल बूझ जाएगा कि आपने कोई क्राइम कमिट किया है। कुछ शर्तें होती हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है, और प्रिजनर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस चीज को अबाइड। ठीक है, अगर ऐसे में हम जेल में बंद कैदी को सुरक्षा की जरूरत की बात करें तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किस तरह की सुरक्षा कैदियों को मिलती है? जी, देखिए, जेल के अंदर, जेल के उस पार बेहद ही डिप्रेशन होता है। तो यदि आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग इन जनरल बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं। खुशनुमा माहौल नहीं होता है, हर कोई हर किसी की परेशानी का सबब है। तो वो जो भी वहां पे जेल में जाता है वो किसी तकलीफ में ही होता है। एंड जेल के इस पार और जेल के उस पार सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। तो कभी कभी वहां के लोगों का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हावी हो जाता है क्योंकि वो जेल में पड़े हुए हैं, सालों साल पड़े हैं। और होता ही है कि यदि कोई जेल चला जाता है, अधिकांश महिलाएं, कोई भी महिला यदि जेल में है, तो मैंने एक जेनरिक टेंडेंसी देखी है कि वहां उसके घर वाले शुरुआत में आते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद वो आना बंद कर देते हैं, उनके बच्चे मुलाकात करना बंद कर देते हैं। कभी कभी उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, या उनके घर वालों ने उनसे पूरा नाता तोड़ दिया है। तो ऐसे में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। ड्यू टू दिस, अगर हम
जेल के अंदर होने वाले वायलेंस की बात करें तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा जेल में वायलेंस अपने में ही होता है, अपने में ही इनमेट्स में होता है। तो ऐसे में यदि कभी भी इनमेट्स में लड़ाई हो रही है तो ये बहुत जरूरी है कि जो वहां के जो वीक या वल्नरेबल टाइप के जो प्रिजनर्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो यदि एक प्रिजनर कहता है कि मेरे को दूसरे कैदी से जान माल का खतरा है, मुझे यहाँ पे असहाय और असुरक्षित महसूस हो रहा है, तो ऐसे में वो एक कंप्लेंट, एक चिट्ठी या तो खुद से, यदि वो अनपढ़ है नहीं कर सकते हैं तो वहां पे काफी ऐसे काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, जेल के ही ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे भी हायरार्की है, आप उनसे जाके बोल सकते हैं, लिखित में आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका रूम बदल दिया जाएगा या विजिलेंस नहीं रखा जाएगा। पहले जेल के अथॉरिटीज खुद ये देखना चाहेंगे कि क्या जेन्युइनली ऐसा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपने बोला और आपका कमरा बदल दिया। वहां जायज कंसर्न होना चाहिए। यदि लगता है कि कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसके साथ रखा जा रहा है और वो दूसरा इंसान घबरा रहा है, तो इन सारी बातों को लेके बहुत कंसर्न रखा जाता है। और जब से मॉडल प्रिजन मैनुअल आया है तब से मैंडेटरी हो गया है कि जेल में सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। तो कॉन्स्पिक्वस जगहों पे जो है सीसीटीवी कैमराज इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड है, और इसलिए वहां पे चप्पे चप्पे की नजर रखी जाती है। कोशिश की जाती है कि चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर कि वहां पे सेफ्टी हमेशा बनी रहे। नॉट जस्ट दैट, ये एक मैं अंदर का वाकया भी आपको बताऊं कि कई मेरे कुछ जेल ऑफिशियल से जिनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि जेल ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी कभी कभी अपने नुमाइंदे, अपने बाशिंदों को जेल में छोड़ देते हैं। वो रहते हैं आम कैदियों की तरह ताकि उनको पता चल पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेल अथॉरिटीज के अगेंस्ट कभी कुछ प्लॉट किया जाए, कुछ इस तरीके की चीज हो। तो वो सुरक्षा को हर तरीके से इंश्योर करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से इंश्योर करते हैं। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जेल के अंदर जो रह रहा है कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल है या अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसके खिलाफ कोई एक उनको आप नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहां की स्थिति डिफरेंट है, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स भी ज्यादा ली जाती है। अब प्रज्ञा जी, जैसे आपने बताया कि बड़ा जरूरी हो जाता है परिवार वालों से, परिजनों से मुलाकात करना, डिप्रेशन के शिकार वो हो जाते हैं अगर इस तरह की मुलाकातें नहीं होती हैं, तो क्या दिशा निर्देश हैं, किस तरह की गाइडलाइंस हैं कि कैदियों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम है? नियम बहुत सिंपल है। देखिए, उसे मुलायजा वार्ड कहा जाता है या मुलाकात वार्ड कहते हैं। मुलायजा जो है उर्दू का शब्द है, जिसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यदि कोई भी नया एंट्रेंट आता है उसके लिए एक अलग से एक वार्ड, एक कमरा बना होता है, एक कक्ष बना होता है, एंड ऑफ कोर्स उसमें कुछ टाइमिंग्स होती हैं। तो यदि मैं आप तिहाड़ की बात करूं, और मुझे लगता है मोर और लेस सारे जेलों में अक्रॉस द सेम टाइमिंग्स है, सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आप जो है अपने घर परिवार और रिलेटिव्स के साथ जो है मिल सकते हैं। उसमें ये होता है कि मैं बहुत प्रोसीजरल चीज आपको बता रही हूँ। मैं कभी भी अगर यदि मेरा कोई मुवक्किल वहां पर है जो जिनके घर वाले उनसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप सुबह के 8, साढ़े 8 बजे चले जाइए, क्योंकि फिर अचानक से भीड़ बढ़ती है वहां पे। उनको साथ में अपना आधार कार्ड की आइडेंटिटी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी पड़ती है, और एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें उन्हें डिटेल्स फिल करनी होती है कि आप किससे मिलना चाहते हैं, वो किस जेल नंबर में रह रहे हैं और आपका उनसे क्या संबंध है। यदि आप तीनों चीजें लिख देते हैं, उस पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साइन करेंगे, वो एक आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखेंगे ताकि ये डेटा प्रूफ बना रहे कि कौन मिलने आया है, कौन नहीं मिलने आया है। और उस मुलायजा कक्ष में आपको मुलाकात कराई जाती है। और ये तो रही बात 9:30 बजे से 1 बजे की। उसके बाद लंच होता है जेल में। ऐसे ही 3 बजे से 3:30 बजे तक का समय होता है। यदि कोई वकील मिलना चाहे या कोई एम्बेसी का या कोई कॉन्सुलेट का मिलना चाहे किसी प्रिजनर से, तो वो स्पेशल टाइम दिया गया है अथॉरिटीज को कि वो लोग आके ऐसे में मिल सकते हैं फ्रेश एंट्रेंट से या प्रिजनर से। ठीक है। फरलो एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, कई बार सुना है हमने उसको, फरलो मिली कैसे, उसी का प्रोसेस जानना चाहेंगे। क्या होता है फरलो, और फरलो देने में जेल अधिकारियों की सहमति कितनी मायने रखती है? देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी फरलो और पैरोल में। तो पहले तो इस चीज का डिफरेंशिएशन जानना हमें पड़ेगा। पैरोल जो है वो छोटी अवधि के जो क्राइम होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिनका ड्यूरेशन पनिशमेंट का कम है, ऐसे में दिया जाता है पैरोल। और फरलो जो है ऐसे आपको पनिशमेंट ऐसे समय के लिए दिया जाता है जिसमें किसी भी कैदी को एक बहुत लंबे ड्यूरेशन की, कहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हो। लॉजिक बहुत सिंपल है फरलो का। फरलो का मतलब होता है कि चूंकि जेल के अंदर कैदी बहुत समय तक रहता है,
कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर के दुनिया से एकदम ही नाता उसका टूट जाए। तो इसलिए फरलो का मतलब है कि समय समय पर यदि जेल अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, इस इंसान को, इस कैदी को इसके घर वालों के पास भेजना जरूरी है, तो वो जो है अलाउ कर सकते हैं कि कोई भी कैदी जाए और बाहर रहे। उसकी एक अवधि है निर्धारित, और बाकी फरलो हर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, तो हर राज्य सरकार फरलो का मैक्सिमम ड्यूरेशन खुद से डिटरमाइन कर सकता है। 14 दिन इन जनरल समय है, विच मीन्स कि आपको 2 हफ्ते का समय मिलेगा। पैरोल का मतलब ये है कि कोई छोटी अवधि का कोई क्राइम है, पैरोल आप एज ए मैटर ऑफ राइट भी ले सकते हैं। आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मैं, वो आपका राइट है, वो एक प्रिजनर का अधिकार है कि वो पैरोल ले सकता है। लेकिन फरलो जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट जैसी तो वैसे भी कोई बात नहीं है, आप प्रिजनर्स हैं तो आपके राइट रिड्यूस हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ जो बेसिक, जो मौलिक अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता है। तो फरलो यदि अगर आपको लेना है या कुछ इस तरीके की स्थिति है, तो इसमें यूजुअली ये होता है कि जो जेल के जो ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं, जो वहाँ के कमिश्नर हो गए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल हो गए, या डीआईजी, आईजी कंसर्न्ड हैं, इन लोगों को यदि लगता है तो वो कुछ शर्त और नियम बना सकते हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस रिक्विजिट होती हैं कि आपको उन कंडीशंस को फॉलो करना है कि आप अगर कोई फोन नंबर देकर जा रहे हैं तो आप अपना वो फोन नंबर स्विच ऑफ नहीं कर सकते। यदि आपको बाहर भेजा जा रहा है तो आप देश के बाहर नहीं जा सकते सडनली। तो फरलो में ये सिचुएशन है कि कोई जबरदस्ती प्रिजनर ये नहीं कह सकता कि मुझे तो फरलो चाहिए ही चाहिए। यदि अथॉरिटीज को ठीक लगता है तभी वो फरलो दे सकती हैं। तो ऑफकोर्स ऐसे में जेल अथॉरिटीज का राइट बहुत या वॉइस बहुत स्ट्रांग हो जाता है किसी भी प्रिजनर को ये राइट देने के लिए। बिल्कुल प्रज्ञा जी, तमाम जानकारी आपने दी, कैसे जो है कैदियों के अधिकार होते हैं और अधिकारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़कर आपने तमाम जानकारी साझा की। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।